अरबी मोटी औरतों का शौकीन था। मैं भी भरे बदन वाली थी, मगर खुद को पूरी तरह ढांप कर रखती थी। लेकिन एक रोज उसने मुझे दफ्तर बुलाया और बिना कुछ कहे नौकरी से निकाल दिया। वजह पूछी तो कहने लगा कि इधर अब जरूरत नहीं। मैं परेशान होकर घर आ गई। रात हुई तो अरबी के घर चली गई। फिर उस रात एक दिन मैं दफ्तर आई तो अरबी मालिक कहने लगा कि आज दफ्तर में कोई काम नहीं है, तुम मेरे साथ बाहर चलो। ये कहकर उसने ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहा। मैं भी भरे बदन वाली खूबरू औरत थी, इसीलिए मैं खुद को पूरी तरह ढांप कर रखती थी ताकि मेरे खदोखाल नुमाया न हो। आज तो वैसे भी मैंने मालिक के साथ बाहर जाना था, इसीलिए मैंने खुद को मुकम्मल ढांपा और गाड़ी में बैठ गई। इस दौरान वो अपने लैपटॉप पर काम करता रहा। मैं अक्सर मालिक के साथ मीटिंग्स के लिए बाहर आती जाती रहती थी, इसीलिए गाड़ी जब एक आलीशान बिल्डिंग के सामने रुकी तो मुझे कोई खास हैरानी नहीं हुई। मगर मुझे उस वक्त हैरानी हुई जब मैंने अंदर जाकर देखा तो वो एक शॉपिंग मॉल था जहाँ दुबई के अमीर और मशहूर लोग शॉपिंग करने जाते थे। मैंने अरबी मालिक की तरफ देखा, मगर उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया। मुझे लेकर सीधा एक शॉप के प्राइवेट कमरे में ले गया और वहां आने वाली एक लड़की से कहा, मुझे अपनी बीवी के लिए कुछ मॉडर्न कपड़े चाहिए। ये सुनकर शॉप वाली लड़की ने मेरी तरफ देखा। सर, आपकी बीवी का नाप लेना पड़ेगा। उस लड़की की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मालिक उस लड़की के सामने मुझे अपनी बीवी क्यों कह रहा था? इससे पहले कि वो लड़की कुछ गलत समझे, मुझे कुछ कहना चाहिए था, इसीलिए मैंने कुछ कहना चाहा, मगर इससे पहले ही मालिक ने कहा, ये मेरी बीवी नहीं है, लेकिन इसके लिए भी कुछ कपड़े निकाल दें। शॉप वाली लड़की चली गई। मैंने सुख का सांस लिया। तभी अरबी मालिक कहने लगा, दरअसल मेरी बीवी की सालगिरह है, मुझे उसे सरप्राइज देना था, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके लिए कैसे कपड़े लूं। उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा और मेरी मदद कर दोगी। मैंने जी मालिक कहा, क्योंकि मालिक की बात सुनकर अपने मुतमईन हो गई थी। वो लड़की वापस आई तो उसके हाथ में कई सारे सूट थे, मगर उन्हें देखकर मैंने नजरें झुका दी, क्योंकि वो बहुत ही बोल्ड ड्रेसेस थे। यहाँ नौकरी के दौरान मैंने कई अरबी लड़कियों को ये ड्रेस पहने हुए देखा था, मगर न जाने क्यों मुझे उन्हें देखकर ही शर्म आ जाती थी। इसीलिए अभी भी मैं इन कपड़ों को देखकर झिझक रही थी। मालिक ने खुद ही कुछ ड्रेसेस मुंतखब किए और फिर उनकी कीमत पूछी। शॉप वाली ने सबकी कीमत 1 लाख से ऊपर बताई। ये सुनकर मेरी सांस रुक गई, क्योंकि मैं तो इतने महंगे कपड़े कभी छू भी नहीं सकती थी, जबकि मालिक अपनी बीवी को ऐसे कपड़े सालगिरह के मौके पर गिफ्ट कर रहा था। लेकिन ये कीमत तो सर्बी मालिक के लिए बहुत मामूली थी, क्योंकि वो तो लाखों करोड़ों कमाता था। उस दिन हम शॉपिंग से वापस आए तो मालिक अपने काम में लग गया और मुझे भी बहुत सारे काम करने थे, इसीलिए मैं अपने केबिन में जाकर लैपटॉप पर काम करने लगी। लेकिन जब रात के 9 बजे मेरा काम खत्म हुआ तो मैं अरबी के दफ्तर में गई और उसे कहा, मेरा काम खत्म हो गया है, अब मैं घर चली जाऊं। ये सुनकर उसने मुझे घर जाने की इजाजत दे दी। मैं उसके कमरे से निकलने लगी, तभी उसने मुझे पीछे से आवाज दी। मैंने मुड़कर देखा तो वो कहने लगा, मैं आज जब शॉपिंग करने गया था तो मैंने आपके लिए भी कुछ खरीदा है, प्लीज आप एक काले रंग का पैकेट अपने घर ले जाएं, ये कपड़े आपके लिए हैं। ये सुनकर मुझे याद आया, शॉप वाली लड़की से मालिक ने कहा था कि ये मेरी बीवी नहीं है, लेकिन इसके लिए भी कुछ कपड़े निकाल दें। शायद मालिक ने उसी वक्त मेरे लिए भी कुछ कपड़े खरीदे थे। अब मालिक ने सोफे पर रखे एक भारी पैकेट की तरफ इशारा किया तो मैं शर्मिंदा रह गई। इसकी क्या जरूरत थी, आप मुझे पहले ही इतनी अच्छी तनख्वाह देते हैं। मैंने शर्मिंदगी से कहा तो मालिक ने मुझे पैकेट उठाने का इशारा किया। मैं वो पैकेट लेकर घर आ गई। मेरी दोस्त नौरीन इस वक्त सो रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो ये कपड़े देखे, इसीलिए मैं सीधी ड्रेसिंग रूम में गई और उस पैकेट को खोल लिया। मैंने सोचा ये कपड़े अगर बहुत महंगे हुए तो अपने घर भेज दूंगी। मेरी बहन की शादी होने वाली थी, ये कपड़े उसके काम आ जाएंगे, क्योंकि मैं तो वैसे भी सीधे सादे कपड़े पहनकर दफ्तर जाती थी। आजकल की लड़कियों की तरह मॉडर्न ड्रेसेस मैं नहीं पहनती थी। मगर जैसे ही मैंने उस पैकेट को खोला तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ये वही सारे बोल्ड ड्रेसेस थे जो मालिक ने अपनी बीवी के लिए खरीदे थे। ये तो बड़े कीमती कपड़े थे। मैं हैरान रह गई, इसीलिए मैंने उन्हें वापस पैकेट में डाल दिया और सोचने लगी कि मालिक ने ये कपड़े मुझे क्यों दिए थे। मुझे पहली बार मालिक की नीयत पर शक होने लगा। क्या मालिक ने ऐसे मॉडर्न कपड़े मेरे लिए खरीदे थे? कहीं उसकी नीयत मेरे बारे में खराब तो नहीं हो गई? मैं ड्रेसिंग रूम से निकली, कपड़े अलमारी में छुपा दिए और खाना खाकर लेट गई। तभी एक ख्याल ने मुझे चौंका दिया। कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये कपड़े मालिक ने अपनी बीवी के लिए ही खरीदे हों, मगर गलती से मुझे दे दिए हों। इस ख्याल ने मुझे कुछ देर सुकून दिया। मैंने सोचा सब जब मैं दफ्तर जाऊंगी तभी पैकेट मालिक को वापस कर दूंगी। अगले दिन मैं दफ्तर गई तो मैंने मालिक को वो पैकेट वापस करते हुए कहा, यह आपने गलती से मुझे दे दिया था, शायद ये आपकी बीवी के लिए ही था। ये सुनकर मालिक ने मेरी तरफ गौर से देखा और फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मालिक कहने लगा कि तुम जवान हो, खूबसूरत हो,
फिर ये पीके बदरंग और ढीले ढाले कपड़े क्यों पहनती हो? तुम्हें तो ऐसे मॉडर्न और कीमती कपड़े ही पहनने चाहिए ताकि तुम और खूबसूरत नजर आओ। मगर जब से तुम मेरे दफ्तर में काम करने आई हो ऐसे ही मामूली कपड़े पहन कर आती हो। इसीलिए मैंने बीवी की सालगिरह का बहाना किया था और ये सारे कपड़े तुम्हारे लिए ही खरीदे थे। तुम कल से यही कपड़े पहन कर आना। मालिक की ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मैं यहाँ 2 सालों से काम कर रही थी मगर आज तक इस अरबी ने मुझसे ऐसी कोई फरमाइश नहीं की थी। मगर अब ऐसा क्या हो गया? मैं सोचने लगी मगर मुझे कुछ समझ नहीं आया। इसलिए मैंने मालिक से कहा कि मुझे ऐसे मॉडर्न लिबास पहनने की आदत नहीं है, इसीलिए मैं नहीं पहन सकती। मैंने वो पैकेट उसकी मेज पर रख दिया और अपना काम करने के लिए वापस जाने लगी। मगर उसने मुझे रोक लिया और कहा, ठीक है तुम जाओ। मैं वहां से निकली और अपना काम करने लगी। उस दिन छुट्टी हुई तो न जाने क्यों मुझे डर लग रहा था। मैं घर आई तो मेरी दोस्त नौरीन अपने काम से वापस नहीं आई थी। वो रोज इतने बजे दफ्तर से आ जाती थी मगर आज उसने बहुत देर कर दी थी। मैं पहले ही टेंशन में थी, ये देखकर और परेशान हो गई। नौरीन के अरबी मालिक को कॉल की तो वो कहने लगा, शुक्र है आज तुमने कॉल कर दी, क्योंकि मैं तुमसे पूछना चाहता था कि तुम्हारी दोस्त 1 हफ्ते से दफ्तर क्यों नहीं आई थी। ये नई खबर थी, मुझे मजीद तशवीश में मुब्तला कर दिया। आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि वो तो रोज तैयार होकर दफ्तर के लिए निकल जाती थी। मैंने फोन बंद किया और बैठकर सोचने लगी, क्योंकि इस बात ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। नौरीन आजकल किन चक्करों में पड़ गई थी। मैं उसके बारे में सोचने लगी, क्योंकि मैं ही उसे दुबई इस नौकरी के लिए लाई थी। एक दिन मेरी दोस्त नौरीन की कॉल आई तो रोने लगी और कहा कि मैं यहाँ बहुत मुश्किल में हूँ। मेरे अब्बू और भाई की नौकरी जिस कंपनी में थी उसे बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। उन्होंने अपने दफ्तर पर एक्स्ट्रा बोझ कम करने के लिए बंदूक की छांटी की है। मेरा भाई और अब्बू भी उन लोगों में शामिल थे। अब तो हम भूखे मर रहे हैं, तो वहाँ दुबई में मेरे लिए कोई नौकरी तलाश करके मुझे भी अपने पास बुला लो। नौरीन मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी और मेरी तरह ज़हीन तो नहीं थी, मगर बहुत खूबसूरत और खुश मिजाज थी। इसीलिए मेरे साथ दोस्ती हो गई। जब तक मैं पाकिस्तान में रही मुझसे रोज मिलने आती थी, मगर फिर मेरी दुबई में नौकरी लग गई और मैं हमेशा के लिए यहाँ आ गई। मगर जाने से पहले मैंने उसे अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था ताकि कॉल के जरिए हमारा एक दूसरे से राब्ता रहे। मैं दुबई में 2 सालों से थी। अक्सर मेरी नौरीन के साथ कॉल पर बातचीत होती रहती थी। मगर उस दिन जब नौरीन से बात हुई तो वो काफी परेशान थी, क्योंकि उसके घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। आज उसका रोना सुनकर मुझे अंदाजा हो रहा था कि नौरीन बहुत बुरे हालात से गुजर रही थी। मेरा नाम सदफ था और मैं एक अरबी के दफ्तर में काम करती थी। मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी थी। ये नौकरी मैंने अपनी काबिलियत के बिना पर ली थी, मगर मुझे अपनी ज्यादातर तनख्वाह अपने घर भेजनी पड़ती थी, क्योंकि मेरे घर का खर्चा मेरी तनख्वाह से चलता था। मैं ऐसे में नौरीन की बात सुनकर परेशान हो गई, क्योंकि उसकी बातों से मुझे लग रहा था कि उसके पास टिकट और वीजे के पैसे नहीं थे। मैं अपनी सारी तनख्वाह घर भेज चुकी थी, इसीलिए मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मगर नौरीन को मैं इस मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मैं नर्म दिल लड़की थी और किसी को भी दुख तकलीफ में नहीं देख सकती थी। इसीलिए मैंने अपने अरबी मालिक से बात की और उससे कुछ पैसे एडवांस मांग लिए। अरबी बहुत खुले दिल का था, उसने फौरन चेक काट कर दे दिया। यूं नौरीन के यहाँ आने का सारा इंतजाम हो गया, मगर अभी मुझे उसके लिए नौकरी भी तलाश करनी थी। मगर मैंने सोच लिया था कि तब तक नौरीन मेरे ही साथ मेरे फ्लैट पर रहेगी और मैं उसके खाने पीने का सारा खर्चा बर्दाश्त कर लूंगी, क्योंकि आखिर को वो मेरी दोस्त थी। नौरीन 1 माह के अंदर मेरे पास आ गई और वो आते ही मेरी शुक्रगुजार हो गई। मैंने उससे कहा कि मेरे दफ्तर में बहुत काम होता है, इसीलिए मैं सुबह को दफ्तर जाती हूँ तो मुझे रात के 8-9 बज जाते हैं। मैं ऐसे में उसे ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी, मगर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल्द उसके लिए नौकरी का इंतजाम कर लूं। ये सुनकर उसने मेरी तरफ तशक्कुराना नजरों से देखा। मैं अगले दिन दफ्तर गई तो अरबी के दफ्तर आने वाले एक बंदे से बात हुई, जो कि यहाँ अक्सर अरबी मालिक से अपने काम के सिलसिले में मिलने आता था। मेरी उसके साथ अच्छी दुआ सलाम थी, इसीलिए जब मैंने उससे दरखास्त की तो वो मेरी दोस्त को अपने दफ्तर में नौकरी दे दे तो वो फौरन मान गया, मगर कहने लगा, मुझे अपने दफ्तर के लिए एक लड़की की जरूरत तो है, लेकिन अभी मैं उसे इतनी ज्यादा तनख्वाह नहीं दे सकता। मैंने उससे तनख्वाह का पूछा। उसने मुझे जब तनख्वाह का बताया तो वो इतनी कम भी नहीं थी, इसीलिए मैंने उससे कह दिया कि मैं कल से ही अपनी दोस्त को काम पर भेज दूंगी। मेरी दोस्त की नौकरी का इंतजाम हो चुका था, इसीलिए मैं पुरसुकून हो गई। मैं शाम तक दफ्तर में मुख्तलिफ काम करती रही। रात के 9 बजे मेरा काम खत्म हुआ तो मैं अरबी के दफ्तर में गई और कहा, मेरा काम खत्म हो गया है, अब मैं घर चली जाऊँ। ये सुनकर उसने मुझे घर जाने की इजाजत दे दी। मैं घर आई तो बड़ी खुश थी। आते ही नौरीन की खुशखबरी सुना दी। वो नौरीन सुनकर मेरे गले लग गई और कहा, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं उतार पाऊंगी, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये कहकर वो रोने लगी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि तुम मेरी दोस्त हो, इस मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारी मदद करना अपना फर्ज समझती हूँ।
یہ نوکری اتنی اچھی نہیں ہے کیونکہ ابھی تمہاری تنخواہ کم ہے، مگر تم یہ نوکری ہاتھ سے مت جانے دینا کیونکہ ابھی تمہارے عربی مالک کا کام نیا ہے، جو ہی اس کا کام زیادہ ہو جائے گا وہ تمہاری تنخواہ بڑھا دے گا۔ یہ سن کر نورین نے مجھ سے وعدہ کیا اور کہا کہ تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گی۔ پھر اگلے دن سے نورین نے اپنے دفتر جانا تھا، مگر اس کے پاس تو ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں تھے اور نہ ہی اچھے جوتے، اسی لیے میں نے اس کے لیے اپنی الماری کھول دی اور کہا تم ان سے جو بھی کپڑے اور جوتے پہننا چاہو پہن سکتی ہو۔ یہ سن کر نورین خوش ہو گئی۔ میں بھی اس دن اپنے دفتر چلی گئی، مجھے بہت سارا کام کرنا تھا، اسی لیے رات کو گھر آنے میں دیر ہو گئی۔ میں گھر واپس آئی تو نورین مجھ سے پہلے گھر آ چکی تھی، وہ میرے لیے کھانا بھی بنا چکی تھی۔ اس سے پہلے جب میں گھر آتی تھی تو اپنے لیے خود کھانا بناتی تھی، کبھی کبھار تو میں اتنی تھکی ہوئی ہوتی تھی کہ میں بھوکے پیٹ ہی سو جاتی تھی، مگر آج اتنا اچھا کھانا دیکھ کر تو میری بھوک بڑھ گئی اور میں کپڑے تبدیل کر کے فوراً کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ میں نے نورین کا شکریہ ادا کیا کیونکہ مجھے بھی پکا پکایا کھانا ملنے لگا تھا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے، بدلے میں تمہارے یہ کام کر دیا کروں گی کیونکہ تمہارا کام زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے اسے شکر گزار نظروں سے دیکھا، پھر ہم اپنے دفتر کی باتیں کرنے لگے۔ نورین کے آنے سے مجھے بہت فائدہ ہو رہا تھا، وہ جلدی آ جاتی تھی، اسی لیے سارے کام میرے آنے سے پہلے ہی ختم کر لیتی تھی۔ پھر نورین کو یہاں آئے پورا 1 ماہ ہو گیا۔ جب اسے پہلی تنخواہ ملی تو وہ بہت خوش تھی۔ اسی دن مجھے بھی تنخواہ ملی جو کہ میں نے اپنے گھر بھیجنی تھی۔ میں نے ان میں سے تھوڑے پیسے اپنے پاس رکھ لیے اور باقی کے سارے پیسے گھر بھیج دیے۔ نورین یہ دیکھ کر کہنے لگی تمہاری تنخواہ بہت اچھی ہے لیکن تم نے اپنے لیے بہت کم پیسے کیوں رکھے؟ کیا تمہیں ضرورت نہیں پڑتی؟ یہ سن کر میں نے اسے بتایا کہ میں بس اپنی ضروریات کے حساب سے پیسے رکھ لیتی ہوں، تم نے دیکھ لیا ہوگا میں خود پر اتنے پیسے نہیں لگاتی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی ہاں میں نے دیکھ لیا ہے، تم اتنے بڑے دفتر میں کام کرتی ہو مگر اس کے باوجود بہت سادہ سے کپڑے پہن کر جاتی ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا وہ اس لیے کیونکہ میں دفتر کام کرنے جاتی ہوں، کسی شادی میں نہیں جاتی جو اتنا بن سنور کر جاؤں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی تم نے ٹھیک کہا، میں نے اتنے دنوں میں دیکھ لیا ہے کہ یہاں کام کرنے والی اکثر لڑکیاں بہت بولڈ ڈریسز پہنتی ہیں تاکہ ان کے مالک اور دفتر کے لوگ خوش رہیں۔ نورین کی یہ بات سن کر میں نے اسے بتایا کہ میرا عربی مالک ایسا نہیں ہے، وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، اسے اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ میں دفتر میں کیا پہن کر آتی ہوں۔ یہ سن کر نورین کہنے لگی پھر تو تمہارا عربی مالک بہت اچھا ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اچھا مالک ایک دن میرے ساتھ یہ کچھ کرے گا۔ مگر اب میں اپنے مالک کو بھول کر نورین کے بارے میں سوچنے لگی تھی کیونکہ وہ یہاں میری ذمہ داری پر آئی تھی، اگر اسے کچھ ہو گیا تو مجھے اس کے گھر والوں کو جواب دینا پڑے گا۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ نورین واپس آ گئی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا مگر جو ہی میری نظر اس کے کپڑوں پر پڑی میرے تو ہوش اڑ گئے کیونکہ اس نے بہت ہی بولڈ اور ماڈرن سوٹ پہنا ہوا تھا، اس نے فل میک اپ بھی کیا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے نورین سے پوچھا نورین تم 1 ہفتے سے اپنے دفتر کیوں نہیں جا رہی؟ آج تمہارے مالک کی کال آئی تھی۔ میری بات سن کر نورین بستر پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگی۔ اس نے مجھے کہا دراصل میں تمہیں بتانا بھول گئی تھی، مجھے ایک اور نوکری مل گئی ہے، اسی لیے میں نے وہ پرانا دفتر چھوڑ دیا ہے۔ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس سے کہا دیکھو نورین میں یہاں تمہیں لے کر آئی تھی اسی لیے تمہیں مجھے یہ بات بتا دینی چاہیے تھی، میں نے اپنے جاننے والوں سے تمہاری سفارش کر کے تمہیں یہ نوکری دلوائی تھی، تم یہاں نئی ہو اسی لیے تمہیں پتا نہیں ہے کہ یہاں کیسے کیسے برے لوگ بھی موجود ہیں۔ یہ سب سن کر وہ مجھ سے کہنے لگی تم مجھے یہاں لے کر آئی ہو، تم نے میرے ویزے ٹکٹ کے پیسے دیے تھے، اسی لیے میں جلد یہ سارے پیسے تمہیں اپنی نئی نوکری سے ادا کر دوں گی کیونکہ یہاں میری بہت اچھی تنخواہ ہے، تم سے بھی زیادہ تنخواہ مجھے مل رہی ہے اور میرا عربی مالک مجھے رہنے کے لیے فلیٹ بھی دے گا، اسی لیے میں جلد تمہاری فلیٹ چھوڑ دوں گی، اب مجھے تنگ مت کرو، میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لیٹ گئی اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ نورین کو کیا ہو گیا ہے، اتنے کم دنوں میں اسے اتنی اچھی نوکری بنا کسی سفارش کے کیسے مل گئی تھی۔ میں کافی دیر تک سوچتی رہی مگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اسی لیے میں بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں کتنی دیر کبھی دائیں کبھی بائیں کروٹیں بدلتی رہی کیونکہ عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، صبح دفتر آئی تو نئی مصیبت میرے لیے تیار کھڑی تھی۔ میں مالک کے کمرے میں گئی تو اس نے مجھے ناراضگی سے دیکھا اور اپنے لمبے ناک کو زور سے رگڑنے لگا اور بنا کچھ کہے مجھے نوکری سے نکال دیا۔ وہ کہنے لگا یہ تمہاری تنخواہ ہے، یہ پکڑو اور دوبارہ دفتر آنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر میں حیران اور پریشان رہ گئی۔ میں نے پوچھا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، خیریت تو ہے، آپ کو میری ضرورت کیوں نہیں ہے؟ جو بنا بتایا آپ مجھے نوکری سے نکال رہے ہیں، آخر ایک رات میں ہی ایسا میں نے کیا کر دیا؟ کم سے کم میری غلطی تو بتائیں، اور میری جگہ کون کام کرے گا؟ یہ سن کر میرا عربی مالک کہنے لگا میں نے تمہاری جگہ نئی لڑکی رکھ لی ہے، اب وہ تمہاری جگہ کام کرے گی، اسی لیے تم جا سکتی ہو۔ یہ کہہ کر مالک نے میز پر رکھی بیل کا بٹن دبایا، میرے پیچھے دروازہ کھلا اور ایک لڑکی آ کر کہنے لگی یس سر، آپ نے مجھے بلایا؟
शायद इस लड़की को मालिक ने मेरी जगह रखा था। मैंने मुड़कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी ही दोस्त नौरीन थी, जिसने बहुत ही बोल्ड सूट पहना हुआ था। उसे देखकर मैं समझ गई कि ये क्या माजरा था। मैंने उसे तंजिया अंदाज में देखा तो वो शर्मिंदा होने के बजाय मुस्कुराने लगी, जैसे कह रही हो कि देखो मैंने तुम्हारी जगह ले ली है। अरबी की नजरें उस वक्त उस पर टिकी हुई थी। ये देखकर मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ। मैंने उस दोस्त को गरीब और मजबूर समझकर उसकी मदद की, जिसके लिए सब कुछ किया वही धोखा दे गई। खैर, मैं परेशानी में घर आ गई और घर आकर रोने लगी, क्योंकि इस नौकरी से मेरा घर चलता था। अब मैं किस मुंह से घर वालों को बताऊंगी कि मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया था, और इस बात की कोई गारंटी भी नहीं थी कि मैं जल्द ही कोई नौकरी ढूंढने में कामयाब हो पाऊंगी या नहीं। मैं सोचने लगी कि अब क्या करूं। सोचते सोचते शाम हो गई। मुझे गुस्सा तो बहुत चढ़ा हुआ था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि अरबी पर मेरा जोर तो नहीं चल सकता था। मैंने अपने दिमाग को ठंडा करने की कोशिश की, तभी मुझे ख्याल आया। रात हुई तो मैं उस अरबी के घर चली गई। अभी मेरा मालिक दफ्तर से घर नहीं आया था। मैं उसकी बीवी से जाकर मिली। उसने खुशदिली से मेरा पुरतपाक इस्तकबाल किया, क्योंकि वो मुझे पहले से जानती थी कि मैं उसके शौहर के दफ्तर में काम करती हूँ, और वो मेरे कैरेक्टर से भी खूब वाकिफ थी कि मैं एक शरीफ लड़की हूँ। उसका अच्छा रवैया देखकर मुझे कुछ तसल्ली हुई। उसने चाय के साथ बिस्किट मंगवा कर मेरे सामने रख दिया और मैं चाय पीने लगी। मैंने उसकी बीवी से बात की और उसे ये सारी सूरत हाल बता दी। मैंने अरबी की बीवी से कहा कि नौरीन मेरी दोस्त थी, मगर वो बहुत तेज और खूबसूरत थी। उसके पास मामूली नौकरी थी और वो मेरी नौकरी हासिल करना चाहती थी, इसलिए एक दिन उसने मेरा पीछा किया और आपके शौहर के दफ्तर पहुंच गई। उसने मालिक को अपनी खूबसूरती और अदाओं के जाल में फंसा लिया, इसीलिए मालिक ने मुझे छुट्टी करवा दी और मुझे नौकरी से निकालकर उसे मेरी जगह रख दिया। मगर मैं आपको बता रही हूँ, मेरी दोस्त बहुत तेज और खूबसूरत लड़की है, वो आपको भी इस घर से निकाल सकती है। यह सुनकर अरबी की बीवी घबरा गई। उसने मुझसे कहा, मैं उस लड़की के बारे में सारी छानबीन करूंगी। अगर तुम सच्ची निकली तो मैं अपने शौहर को समझाऊंगी, वो तुम्हें दोबारा नौकरी पर रख लेगा। तब तक तुम इंतजार करो। मैं अपने फ्लैट में आ गई। उस दिन नौरीन मेरे फ्लैट पर आई और अपना सामान लेकर चली गई। यकीनन उसे अरबी मालिक ने नया फ्लैट लेकर दिया होगा। मैंने दिल में सोचा, नौरीन तुम कुछ दिन मजे कर लो, मगर जल्द मैं तुम्हें वापस तुम्हारे घर भेज दूंगी, क्योंकि मैं किसी को अपना हक नहीं मारने दूंगी। कुछ दिन बाद अरबी की बीवी ने नौरीन के बारे में मुकम्मल छानबीन की तो उसे पता चल गया कि उसका शौहर दफ्तर के अलावा भी आजकल नौरीन को लेकर फिर रहा था। कुछ दिन बाद अरबी की बीवी ने मुझे अपने घर बुलाया और मेरे सामने अपने शौहर की अच्छी तरह क्लास ली। यह सुनकर उसके सामने शर्मिंदा हो गया और उसको सफाइयां देकर मुतमईन करने की कोशिश करने लगा, मगर वो तजर्बाकार औरत थी, सारी कहानी समझ चुकी थी। दरअसल ये दफ्तर और सारा रुपया पैसा अरबी की बीवी का ही था। इसलिए अरबी की बीवी ने अपने शौहर से कहा कि अगर तुमने इस लड़की को वापस उसके घर ना भेजा तो मैं अभी पुलिस बुलवा लूंगी और तुम दोनों को फ्रॉड के जुर्म में जेल भिजवा दूंगी। अरबी की बीवी बड़े बाप की बेटी थी, जिसके बड़े ऊंचे लेवल पर लोगों से ताल्लुकात थे। अरबी की बीवी उठकर थोड़ी देर कमरे से बाहर गई और फिर वापस आकर आराम से सोफे पर बैठ गई। मैं भी हैरान थी कि अपना जाने क्या करने वाली है। अचानक बाहर पुलिस की गाड़ियां पहुंच गई। पुलिस को घर के अंदर आता देख अरबी का रंग उड़ गया। अरबी बीवी से माफिया मांगने लगा। जब वो ना मानी तो उसका बाजू पकड़कर कमरे के अंदर ले गया। मैं दरवाजे के बाहर कान लगाकर सुनने लगी। अरबी मुसलसल अपनी बीवी से माफिया मांग रहा था और कह रहा था कि जैसे तुम कहोगी वैसा ही होगा। अरबी की बीवी की धमकी काम कर गई। कुछ देर बाद दोनों कमरे से बाहर आए तो अरबी की बीवी ने पुलिस को वापस भेज दिया। वो पुलिस अरबी की बीवी के बाप ने भेजी थी। पुलिस वापस गई तो अरबी की जान में जान आई, क्योंकि वो जानता था कि उसका ससुर क्या क्या कर सकता है। मेरी तरफ देखकर अरबी कहने लगा, आप सबसे काम पर आ जाएं। अरबी की टोन ही बदल चुकी थी। अगले कुछ दिनों में उसने मेरी दोस्त नौरीन को वापस उसके घर भेज दिया और मुझे दोबारा उसी नौकरी पर रख लिया, क्योंकि मैं ही उसकी असल हकदार थी।